हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग आर्टिकल 17 तक पढ़ चुके थे। आज हम आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत व आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, है ना। राइट टू इक्वलिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ऐसे उपबंध किए गए हैं जो समाज व राज्य में समानता लाना चाहते हैं। तो वही काम 18 का भी है, समानता लाना। तो आर्टिकल 18 का जो उद्देश्य है वो समानता ही लाना है, पर इसका थोड़ी तरीका अलग है। चलिए पहले उसको समझते हैं, फिर इस आर्टिकल की व्याख्या करेंगे, है ना। तो देखिए, समाज में कई वर्ग थे, है ना। कुछ बहुत निचले थे, कुछ बहुत उठे हुए थे और कुछ मिडिल में थे। ठीक, तो हमें एक ऐसा व्यवस्था करनी थी कि ये ऊपर उठ जाएं और ये नीचे आ जाएं। बात समझ में आ रही? तभी एक समाज ऐसा बन सकता था जहां पर समानता हो भाई। फिर बाद में और ये देखिए, जो ये नीचे है ना, ये अपने कर्मों के आधार पे नहीं है, ये मात्र कृत्रिम पहचान के आधार पे हैं। जैसे मान लो महिला है इस कारण नीचे है, या मान लो किसी एक विशेष धर्म से संबंधित है इसलिए नीचे है, समाज में इनका स्थान नीचे है ना। मान लो ये किसी विशेष जाति से संबंधित है इसलिए ये समाज में निचले तबके में है ना। वैसे ही कुछ वर्ग था जो अपने कर्मों के आधार पर ऊपर नहीं था, बस इस कारण ऊपर था कि वो किसी एक विशेष परिवार में जन्म लिया या वो किसी विशेष जाति से संबंधित है। बात समझ में आ रही है ना। तो इन दोनों को हमें क्या करना था, इस लेवल पे लाना था। अब मैं फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा, जो ये निचला तबका था ये अपने कर्मों से नहीं, ये समाज के कर्मों से था। इनकी कोई गलती नहीं है, ये समाज की गलती थी, राज्य की गलती थी, स्टेट की गलती थी। तो भाई स्टेट को ही तो सुधार करना होगा। तो वही सुधार हमारा संविधान कर रहा था। संविधान क्या कर रहा था कि इनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। और आप देखो कि हमने आर्टिकल 14 में कोशिश किया ऊपर उठाने की। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से तो शुरू होता है, तो 14 में हमने कोशिश की। क्या कोशिश की? कहा कि जो समाज का एक वर्ग नीचे रह गया है उसको ऊपर उठाने के लिए हमें विशेष रूप से बर्ताव करना होगा। कानून का समान संरक्षण, मैंने समझाया था ना आपको कि इनका विशेष केयर करनी होगी, और हमने किया, आरक्षण दिया या कई अन्य प्रावधान किए। इसी तरह आपको आर्टिकल 15 भी हमने पढ़ाया। 15 में क्या कहा गया कि भविष्य में कभी किसी को केवल धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर नीचे नहीं किया जाएगा। भाई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव करने का क्या मतलब होता है कि किसी को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या किया, 14 के तहत तो इन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की, और 15 में मना भी कर रहे हैं हम कि किसी को नीचे नहीं करोगे। साथ में 15 में हमने कुछ अपवाद भी रखे कि जैसे महिला, बच्चे, है ना, इनको ऊपर उठाने का विशेष प्रयास किया जाएगा। बात समझ में आ रही? ये सब तो कानून हम मतलब सॉरी आर्टिकल अच्छे से पढ़े हैं हमने। इसी तरह 16 में भी बात की कि मान लो किसी को केवल कृत्रिम पहचान जैसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पे अगर प्रशासनिक नौकरियां नहीं मिली तो उनके लिए विशेष रूप से केयर करनी होगी। 16 में आपने देखा होगा, 16 में पार्ट 4 में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 17 देखिए आप। 17 क्या किया? 17 ने भी यही किया, जो समाज में निचला तबका रह गया है उसको भी ऊपर उठाने की कोशिश की। कहा कि उन्मूलन खत्म किया जाएगा, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो देखिए ये सब चारों चीजें क्या कर रही हैं, चारों चीजें मेनली जो समाज में एक निचला तबका था उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसा निचला तबका जो अपने कर्मों के आधार पर न होकर केवल एक विशेष पहचान से संबंधित होने के आधार पर नीचे था। वो पहचान लिंग हो सकती थी, जैसे महिला, ट्रांसजेंडर, वह पहचान धर्म हो सकती थी, वह पहचान जाति हो सकती थी, है ना, जैसे शूद्र, वह पहचान अन्य तरीके की भी हो सकती थी। तो हमने कहा कि यह उचित तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से नीचे है तो चलेगा, लेकिन केवल इनके आधार पर नीचे करना जैसे धर्म, लिंग, जन्म स्थान, यह बिल्कुल मान्य नहीं होगा। और हमने इन सभी के द्वारा यही कोशिश की कि इनको ऊपर उठाया जाए। पर इनको ऊपर उठाने का तो बात हो गया, है ना, जो लोग थे वो तो ठीक, पर कुछ लोग ऊपर थे और ये भी अपने कर्मों के आधार पे नहीं थे ऊपर। जैसे महाराज, है ना, राजा जी, ठीक, निजाम,
ठीक है, और कौन से, राय बहादुर, ये सब उपाधियों से युक्त लोग होते थे ना, और ये समाज में एक विशेष ओहदा पाते थे। जमींदार साहब, है ना, ये बिल्कुल अकड़ के चलते थे, अपने आप को विशेष मानते थे, है ना, बाकी लोगों को अपने से नीचे समझते थे ना ऐसे कुछ लोग। तो भाई इन्हीं के लिए आर्टिकल 18 लाया गया कि भाई अब ये सब खत्म किया जाएगा और तुमको सामान्य रूप से नीचे लाया जाएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों के आधार पर नहीं ऊपर गए, है ना। अगर तुम्हारी कोई कर्म होते तो चलो ठीक है, रहने देते, कर्म के आधार पे तो नहीं उठे तुम केवल इसलिए उठ गए क्योंकि एक विशेष पहचान से संबंधित हो। मान लो एक परिवार से संबंधित हो, इस कारण तुम्हें एक उपाधि मिल गई। या मान लो तुमने राज्य के, या राज्य मतलब उस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन की चापलूसी की तो तुम्हें उपाधि दे दी गई। उस समय जैसे दी जाती थी राय बहादुर, जैसे आप देखो सर की उपाधि, है ना, आपने देखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दिया, कई लोगों ने की। तो उपाधियां क्यों दी जाती थी, ब्रिटिश सरकार खुश होकर देती थी। तो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, समाज में एक भेदभाव पैदा करती थी, है ना, और वो भेदभाव प्राकृतिक नहीं होता था, न्यायिक नहीं होता था, वो कर्मों के आधार पर नहीं होता था, वो केवल कृत्रिम बनावट के आधार पर होता था, जो समाज को क्या करता था, बांटता था। समाज के 3 वर्ग बना रखे थे, एक निचला, एक मध्यम, एक उचला तबका, है ना। तो हमने क्या किया, इन सबको बैलेंस करने की कोशिश की। जो हमारा समाज गड़बड़ा गया था पूरा, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि चलो ठोक ठाक के सही करते हैं, है ना। तो जिसको विशेष केयर की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, उसको प्यार दिया जाएगा, और जिसको डंडे की जरूरत है उसको डंडे दिए जाएंगे, और जिसको शांति से काम हो जाएगा शांति से। तो इस कारण हमने इनको नीचे लाने की कोशिश की, और इसीलिए आर्टिकल 18 लाए। आर्टिकल 18 मतलब उपाधियों का अंत। जो विशेष रूप से नवाब बन के फिर रहे हैं, उनके आगे से अब नवाब शब्द नहीं रहेगा। जो महाराज बन के फिर रहे हैं, अब वो महाराज नहीं रहेंगे, वो केवल और केवल भारतीय बन के रहेंगे। जैसे मान लो मैं योगेश त्रिपाठी हूं, अब मेरे नाम के आगे राय बहादुर केवल इसलिए लगा है कि मैं एक विशेष परिवार से संबंधित हूं, तो कहा जाएगा भैया अब राय बहादुर को हटाइए, अगर आपकी क्षमता हो तो आप योगेश त्रिपाठी को ही अच्छा करिए और इसी को ऊपर उठाइए। केवल आप विशेष पहचान से संबंधित होने के कारण एक अलग ओहदा नहीं पाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो ये चीजें थी आर्टिकल 18 में। तो चलो अब आर्टिकल 18 के टेक्निकल पार्ट को पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने उसकी फिलॉसफी पढ़ी, केवल जो सामान्यतः किताबों में नहीं लिखी होती, इसको पढ़ने की हमने कोशिश की। अब 18 में 4 पार्ट हैं, 18 पार्ट 1, 18 पार्ट 2, 18 का पार्ट 3, 18 का पार्ट 4, ठीक है, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). अब इनको पढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले पार्ट में कहा गया है कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, कोई भी उपाधि नहीं देगा किसी को भी। ऐसा नहीं कि नागरिकों को बस नहीं देगा, भारत की सीमा में कोई उपाधि नहीं देगा। कभी सुना है आपने आजादी के बाद से कि भारत सरकार ने कोई उपाधि दी? उपाधि मतलब टाइटल होता है। याद रखिएगा, मैं अवार्ड की बात नहीं कर रहा। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड हैं, ये कोई उपाधि नहीं है। अभी इन दोनों में मैं अंतर आपको बताऊंगा क्या होता है। तो भाई उपाधि के लिए मना कर दिया, और याद रखिएगा कोई टाइटल नहीं दिया गया होगा। और इसमें अपवाद भी रखा है। अपवाद क्या है कि सैन्य और शिक्षा अपवाद है ना। सैन्य व शिक्षा के संबंध में सम्मान प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी मामले में कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि अंबानी जी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इस कारण आपको कहा जाएगा धन कुबेर अंबानी, एक उपाधि मान ले धन कुबेर। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि टाटा भैया आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए अब आपके नाम के आगे लगेगा महाराज अधिराज टाटा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि राज्य को रोका गया कि राज्य किसी भी तरह का तुम कृत्रिम भेदभाव नहीं जनरेट करोगे। पहले तो यह कहा कि तुम किसी को नीचे नहीं करोगे 14, 15, 16, 17 के तहत, है ना। जैसे 17 में कहा कि तुम किसी भी तरह की टचबिलिटी नहीं कर सकते, अर्थात तुम किसी को केवल जन्म के आधार पर नीचे नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो अब यह भी कहा आर्टिकल 18 में कि भाई तुम किसी को केवल एक विशेष पहचान या जन्म के आधार पे, है ना, या कोई कृत्रिम पहचान के आधार पे विशेष औहदा भी नहीं दे सकते, विशेष उपाधि भी नहीं दे सकते। अगर भारत सरकार चाहे
और मुझे कोई उपाधि देके मुझे एक विशेष ओहदा देना चाहे तो नहीं दे सकती, है ना। अगर मुझे कहे कि राय बहादुर योगेश त्रिपाठी आप आज से विशेष रूप से एक शख्स हो, सम्माननीय शख्स हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अगर मेरे कर्म होंगे तो मैं योगेश त्रिपाठी को ऊपर उठाऊंगा, बता रहा हूं ना मैं। मुझे कोई केवल परिवार से संबंधित होने के कारण विशेष उपाधि नहीं मिलेगी, है ना। या मान लो मैं मोदी सरकार की समय चापलूसी करूं, रात दिन प्रशंसा करूं, तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार खुश होकर मुझे कोई उपाधि दे दे, क्योंकि संविधान ने राज्य को मना कर रखा है कि राज्य किसी भी तरह का कृत्रिम भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य किसी को नीचे नहीं कर सकता तो किसी को उठा भी नहीं सकता। भाई किसी भी तरह से असमानता नहीं ला सकता। बात समझ में आई? और यहां उपाधि, सैन्य व शिक्षा सम्मान को हमने अपवाद के स्वरूप में रखा हुआ है, यह बात याद रखिएगा। और ये किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में है, ऐसा नहीं कि नागरिकों को बस उपाधि नहीं देगा और मान लो कोई विदेशी आता है तो उसको दे देगा, ऐसा नहीं। कोई विदेशी भी अगर भारत आएगा तो उसको भी हम कोई उपाधि नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो कि 26 जनवरी में विशेष जो अतिथि आते हैं उनको हम कोई उपाधि दे दें कि चलिए आप आए हैं तो आज आपका नाम श्री 108 महाराजे दधिराज दिस, ऐसा नहीं है ना। हम नहीं भेदभाव करेंगे, ये साफ साफ बात है, ठीक। 18(2) में क्या कहा गया है? 18(2) में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकता। जैसे मान लो किसी को बड़ा उपाधि लेने का शौक चढ़ा हुआ है ना। अब भाई 1947 में उसके पास रही होंगी उपाधियां, 1950 में सब छिन गई, जैसे ही हमारा संविधान का मूल अधिकार लागू हुआ। अब उसको उपाधि लेने का मान लो बहुत शौक चढ़ा है तो चला जाए विदेश, कहे कि हमें उपाधि दे दो, तो उसको भी मना कर दिया कि विदेश से भी कोई भारतीय नागरिक उपाधि नहीं ले सकता। याद रखिएगा, भारतीय नागरिक, ये जो उपबंध है केवल नागरिकों के लिए है ना। कोई भी नागरिक विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकता। क्लियर? किसी को शंका हो तो भाई बता दो। जैसे मान लो पाकिस्तान एक उपाधि देता है ना, निशान है पाकिस्तान, और आप सोचो कि वहां से आके ले लो, तो आपको मनाही है, नहीं ले सकते। इंग्लैंड अगर देता है ना नाइटहुड की उपाधि, आप सोचो चले जाओ ले लो, तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि संविधान ने मनाही कर रखी है। बात समझ में आई? और एक बात याद रखिएगा, इन सब के मामले में ना कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया, है ना। जैसे आर्टिकल 17 में कहा गया ना कि दंड मिलेगा, इसमें नहीं कुछ कहा गया, है ना। इसलिए बता दिया कि याद रहे, अगर ले लोगे तो फिर कुछ किया जाएगा। अभी तक दंड के लिए तो नहीं कहा गया। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि मान लो कोई अगर विदेशी है और भारत में वो किसी लाभ या विश्वास के पद में काम कर रहा है। याद रखिएगा, विदेशी, है ना, और लाभ व विश्वास का पद, ठीक, में काम कर रहा है, और इसको अगर विदेश से कोई उपाधि मिलती है ना, या मान लो कोई मिलनी हो, तो इसको पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति से। अब आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल ये कि क्या भारत में किसी विदेशी को लाभ व विश्वास का पद मिल सकता है? तो इसके पहले एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि लाभ व विश्वास का पद क्या होता है। तो देखो, बहुत सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं कि मान लो एक ऐसा पद जो केवल उनको दिया जाए जिन पे विश्वास किया जाए, है ना, और उसके बदले में कुछ लाभ दिया जाए, मतलब सैलरी दी जाए कुछ। तो भाई जैसे आप हो ना, अपने किसी दोस्त को बहुत खास बात बताते हो, क्यों? उस पर भरोसा करते हो, आपको वो अपना है, सबको नहीं बताते ना, तो आप उस पर विश्वास कर रहे हो। अब मान लो बात तो बताओ कि ये कर लेना, अगर वो कर दे तो उसको कुछ रिटर्न भी देते हो, तो ये होगा लाभ होगा और विश्वास का पद, ऐसे समझो। वैसे ही भारत क्या करता है, भारत भाई आप कुछ विशेष पदों को क्या करता है, कुछ अपनी जानकारी देता है ना। जैसे मान लो आईएएस है कोई, तो आईएएस को जानकारी मिलेगी, भारत बताता है, और साथ में लाभ भी देता है। ऐसे ही मंत्री मान लो, अब मंत्रियों के ऊपर भरोसा करता है ना भारत, तो मंत्रियों को कई बातें भी बताता है और मंत्रियों को उसके बदले रिटर्न भी देता है। बात समझ में आई? तो ये होते हैं लाभ के पद। सामान्यतः आप ये समझिए कि जो सरकारी पद होते हैं वो मंत्री भी हो सकता है, वो आईएएस आईपीएस पीसीएस भी हो सकता है, या अन्य बहुत सारे पद हो सकते हैं, है ना। इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे पदों में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है
जो विदेशी नागरिक है। अगर कोई विदेशी नागरिक ऐसे पदों में काम कर रहा है भारत में, तो अगर उसको कोई उपाधि लेनी होगी विदेश से, तो उसको क्या करना होगा, भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तो आपके मन में चलो जो सवाल आ रहा है उसको क्लियर कर दें कि क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत में सरकारी नौकरी या कहिए लाभ व विश्वास का पद मिल सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ, मिल सकता है। सब लाभ व विश्वास के पद नहीं मिल सकते, जैसे मान लो मंत्री नहीं मिल सकता, पर कई ऐसे पद हैं, जैसे कई ऐसी नौकरियां हैं, आईएएस व आईपीएस को छोड़ के कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जो नेपाल के लोगों को मिल सकता है। अब मान लो कोई नेपाल का व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है, अर्थात लाभ व विश्वास के पद में है, और उसको मान लो नेपाल से कोई उपाधि मिलनी हो, तो क्या करेगा, वो भारत के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा। तो 15(3) समझ गए किसके लिए है? जहां 15(2) भारतीय नागरिकों के लिए था, वही 15(3) कर रहा हूं, 18(3). 18(3) समझ गए क्या है? 18(3) का संबंध विदेशी नागरिकों से है। अब देखिए 18(4) का संबंध किससे है? 18(4) में कहा गया है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति। अब भारत में रहने वाला व्यक्ति से क्या मतलब हुआ? वो चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, उसके बारे में कहा गया है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को यदि कोई विदेश से पद, है ना, कोई धन या कोई उपलब्धि मिलती है, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। अब चारों को एक बार देख लीजिए। 18(1) में क्या कहा गया है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, किसी को नहीं देगा, वो चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। ठीक। दूसरी बात 18(2) में क्या कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकता। 18(3) क्या कहा गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ या विश्वास के पद में काम करता है और उसे यदि किसी विदेश से उपाधि मिलती है, तो उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। और 18(4) क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में यदि कोई नागरिक व गैर नागरिक को विदेश से धन, है ना, कोई उपलब्धि या कोई पद मिल रहा हो, जैसे कोई गिफ्ट मिल रहा हो, कोई इनाम मिल रहा हो, तो उसके मामले में उसे भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। जैसे मान लो कि मुझे इंग्लैंड से कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा हो, तो मुझे राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी होगी, है ना। बात समझे? मान लो कोई मुझे पद मिल रहा हो स्पेशल, तो मुझे राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? 18। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसको खत्म करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बताओ कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि राज्य नहीं दे सकता कोई टाइटल, पर राज्य तो भारत रत्न देता है ना। राज्य क्या देता है? भारत रत्न देता है। ठीक। पद्म विभूषण देता है ना, पद्म भूषण देता है। तो ये सब क्यों देता है? तो फिर मैंने क्या कहा था आपको कि टाइटल की मनाही की गई है, अवार्ड की मनाही नहीं की गई। टाइटल को मना किया गया है, अवार्ड को मना नहीं किया गया। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो आप बताओ, टाइटल और अवार्ड में क्या अंतर होता है? बहुत माइन्यूट सा अंतर है? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। सोचो क्या। देखो अवार्ड मिलता है आपको आपके कर्मों पर, कर्म में, है ना, आपके जो गुण हैं, आपकी जो मेरिट है। क्लियर? अब जैसे मान लो कि भारत रत्न का अवार्ड किसी वैज्ञानिक को मिला, तो किस कारण मिला उसको? केवल इसलिए मिला क्या कि वो विशेष धर्म में पैदा हुआ, विशेष जाति में पैदा हुआ, कि इस कारण मिला कि उसने कुछ अच्छा काम किया, उसे अपने गुणों के आधार पे मिला ना। तो बात समझ में आई? अवार्ड किस पे मिलता है? गुणों के आधार पे। अब सचिन को अगर मिला तो किस कारण मिला? इस कारण मिला क्या कि वो तेंदुलकर है। इस कारण मिला क्या कि उसका महाराष्ट्र में जन्म हुआ। इस कारण मिला कि उसने क्रिकेट खेला अच्छे से। और कोई भी अगर व्यक्ति क्रिकेट खेलता, XYZ कोई भी खेलता, कोई भी जाति लिंग धर्म का व्यक्ति खेलता, उसको यह अवार्ड मिलता। बात समझ में आई? तो अवार्ड क्या होता है? जो बिना किसी कृत्रिम पहचान के, भेदभाव के, केवल गुणों के आधार पर मिलता है। किसके आधार पे? गुणों के आधार पे, कर्म के आधार पे मिलता है, मेरिट के आधार पे मिलता है, उसको अवार्ड बोलते हैं। और टाइटल क्या है? जिसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है ना। या तो कहो चापलूसी करने में आपको मिल जाए, या मान लो किसी विशेष पहचान से संबंधित होने में मिल जाए। जैसे एक समय मान लो अगर आपके पास हजारों बीघा जमीन है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो आपको बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी जाती थी।
बात समझ में आ रही? तो ये चीज खराब है, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मनाही की गई है, इसकी मनाही नहीं की गई। अब भाई क्यों मना किया जाएगा, आप ये बताओ। एक तो ये क्या कर रहा है, पूरे देश में हर व्यक्ति को किस लिए प्रमोट कर रहा है कि आप अच्छा काम करो। और अच्छा काम को प्रमोट करना गलत होता है क्या? नहीं ना, अच्छा काम को तो प्रमोट करना ही चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब मान लो एक डॉक्टरों के लिए हम विशेष रूप से कोई अवार्ड रख दें कि जो सबसे अच्छा डॉक्टर होगा उसे अवार्ड मिलेगा, तो डॉक्टरों में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो भारत के लिए अच्छा है। ऐसा तो हम नहीं कह रहे ना कि विशेष जाति के डॉक्टर को, विशेष धर्म के डॉक्टर के लिए ये अवार्ड है। हम किसी तरह का गैर न्यायिक काम तो नहीं कर रहे, जो नेचुरल जस्टिस पे आधारित है वो कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कोई SC ST जनरल OBC है ना, महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, कोई भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने में थोड़ी रोक टोक है, ये तो अच्छा है ना। तो अब समझ में आ गया टाइटल क्यों मना किया गया है, क्योंकि ये गलत था, वो सही था, इसलिए उसको चालू किया गया है। चालू क्या मतलब रखा गया है। और ये सब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड है। और याद रखिए इनके संदर्भ में भी कुछ नियम है। कोई भी व्यक्ति भारत रत्न अगर पाता है तो वह अपने नाम के आगे इसको उपाधि की तरह यूज नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। बात समझ में आई? मैं जरूर उनको बोल सकता हूं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, लेकिन वह खुद के लिए नहीं उसको प्रयोग कर सकते। जैसे पहले के लोग बड़े नवाबी के साथ ना, राय बहादुर योगेश त्रिपाठी अगर मैं यूज करता, अगर लेकिन मान लो मुझे फ्यूचर में भारत रत्न मिला तो मैं उसको कभी यूज नहीं कर सकता कि भारत रत्न योगेश त्रिपाठी। मैं नहीं, आप लोग बोल सकते हो, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, है ना। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर चुनाव लड़े और चुनाव में ऐसा प्रयोग करें कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हूं, मुझे वोट दो, तो उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपको अवार्ड दिया है, उसे अवार्ड की तरह यूज करो, ना कि उपाधि की तरह। यह भी कहा है कि इसका गलत यूज भी नहीं करना, है ना। बात समझ में आई? एक व्यक्ति अपनी अवार्ड को उपाधि की तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वह खुद के बारे में नहीं बोल सकते। अब सवाल यह आता है कि देखा होगा आपने, कई लोग तो लगाए रहते हैं मेजर, कर्नल, जनरल, है ना, लेफ्टिनेंट या प्रोफेसर, डॉक्टर, तो ये क्यों उपाधि की तरह यूज करते हैं। जैसे राय बहादुर योगेश त्रिपाठी हो सकता है, वैसे डॉक्टर योगेश त्रिपाठी, मान लो कभी फ्यूचर में मेजर योगेश त्रिपाठी, तो भाई ये मेजर, डॉक्टर, ये क्यों लगा है? तो इसके लिए संविधान ने अलाउ किया है। संविधान ने कहा है कि शिक्षा व सैन्य से संबंधित उपाधि या सम्मान को लगाया जा सकता है, एकेडमिक संबंधित, है ना, प्रोफेसर लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है, फिर समझो, क्योंकि इनका संदर्भ मेरिट से है। याद है ना, मेरिट से है, और मेरिट से होने के कारण इनको लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, तो इसलिए वो लगाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि सैन्य व शिक्षा को अपवाद के स्वरूप रखा गया है। अब क्यों रखा गया ये तो आपको महसूस होने लगा होगा ना, क्योंकि इनका उद्देश्य, इनकी नीयत सही है। इस तरह चीजें आपको समझनी होंगी, तब चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, भारत रत्न है तो अवार्ड, लेकिन कई बार ना इसको भी उपाधि की तरह यूज किया जाता है। अब ये आपको समझाऊंगा मैं जब कभी और टाइम मिलेगा। अब चलते हैं हम आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19, राइट टू इक्वालिटी। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने समानता की बात की, है ना। हमने अभी तक क्या कोशिश की? अच्छा ये बताओ, पहले समानता आएगी कि पहले स्वतंत्रता आएगी? एक ऐसे व्यवहारिक बात है, मतलब कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। पहले समानता लानी चाहिए कि पहले स्वतंत्रता लानी चाहिए? जैसे एक परिवार में कोई लोग बहुत पिछड़े हो, कई लोग बहुत आगे हो, है ना, तो ये बताइए उस परिवार में पहले क्या करना चाहिए? पहले हम समानता लाएं कि पहले स्वतंत्रता दे दें सबको? अगर मान लो हम पहले स्वतंत्रता दे देंगे कि जाओ जिसको जो करना है करो, तो ये समानता तो और कम हो सकती है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मैं क्रम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना।
एक ऐसी बात कर रहा हूं जो आप समझने की शायद कभी कोशिश ना की हो। तो पहले समानता लाई जाएगी, है ना, कि जो भाई निचले तबके का होगा उसको ऊपर उठाया जाएगा, जो फर्जी में ऊपर होगा उसको नीचे लाया जाएगा, फिर सबको स्वतंत्रता दी जाएगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए 14 से लेकर 18 तक हमने पहले समानता लाई। हमने कहा चलो एक भारत ऐसा बन चुका है अब जहां पर समानता है। क्लियर? तो एक ऐसा भारत जहां पर सब कोई समान रूप से है ना, सबकी समान सामाजिक गरिमा है, एक ऐसा भारत बन गया। अब चलो भारत के सभी लोगों को हम स्वतंत्र करते हैं। तो आर्टिकल 19 अब आता है। तो 19 क्या करता है? सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आपको पता है कि बिना स्वतंत्रता के तो मनुष्य का महत्तम विकास हो ही नहीं सकता, और मूल अधिकार का उद्देश्य मनुष्य का महत्तम विकास करना है। तो इस कारण आर्टिकल 19 बहुत जरूरी हो जाता है। अब आर्टिकल 19 को समझिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। एक आर्टिकल में भी कई प्रावधान है ना। तो देखिए आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है ना, 6 तरह की फ्रीडम है। देखो इसमें पहले एक और थी, है ना, संपत्ति के अधिकार को लेकर। इसको 44वें संविधान संशोधन में 1978 के समय खत्म कर दी गई। अब क्यों खत्म की गई इसको मैं जब आर्टिकल 31 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि संपत्ति से संबंधित जो स्वतंत्रता थी उसको खत्म कर दिया गया। तो अब कितनी बची? केवल 6 बची, और 6 को हम एक एक करके भी समझेंगे। याद रखिएगा जो एक खत्म की गई ना संपत्ति के मामले में, ये वो संपत्ति थी जो व्यक्ति खुद से अर्जित करे, ना कि उसके परिवार के द्वारा उसको मिली हो। कौन सी संपत्ति थी? जो व्यक्ति ने खुद अर्जित की हो। जैसे मान लो मैं मेहनत करके अर्जित करूं, उसके संबंध में जो स्वतंत्रता की बात की जाएगी वह संपत्ति है ये, ना कि जो परिवार से मिली हो। क्लियर? तो अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है पहले मुझे आप ये बताइए। देखिए स्वतंत्रता व स्वच्छंदता दोनों में अंतर है ना। स्वतंत्रता को पहले समझ लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी तरह की बंधन को खत्म करना, किसी भी तरह के बंधन को खत्म करना, है ना। जैसे मान लो आप एक अपने कोई पेट है, जैसे मान लो कुत्ता पाले हुए हो और उसको जंजीर बांधे हो, तो कहा जाएगा कि कुत्ता स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके एक जंजीर बंधी हुई है, तो बंधन है ना वो। बात समझ आ रही? जैसे मान लो मुझी को कोई बांध दे, हथकड़ी लगा दे, तो क्या हो जाएगा? बंधन। फिर मैं स्वतंत्र नहीं रह जाऊंगा। तो बंधन से युक्त जो होगा उसको कहेंगे ये स्वतंत्र नहीं है, और जैसे ही वो बंधन खत्म होता है उसको कहेंगे हम स्वतंत्र है। तो सारे बंधनों को खत्म करना ही स्वतंत्रता होती है। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 19 क्या करता है? बंधनों को खत्म करता है। ठीक, तो चलिए देखिए बंधन भी कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं केवल रस्सी हो हथकड़ी हो। बंधन तो कई सामाजिक बंधन भी होते हैं, है ना। जैसे मान लो एक समय कहा जाता था कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती, तो उन्हें सामाजिक रूप से एक जंजीर ने बांध दिया, तो भी बंधन था, क्योंकि उन्हें पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो बात समझ में आ रही? तो पढ़ाई की स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे मान लो कि एक विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण कोई बिजनेस करने की आजादी ना होना, यह भी बंधन है। तो इस तरह आपको हमने क्या बताया कि बंधन से मुक्त जीवन ही क्या है? स्वतंत्र जीवन है। और आर्टिकल 19 क्या करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, तो चलिए स्वतंत्रता को पढ़ते हैं। ठीक, तो 19 में 6 पार्ट हैं, तो हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं। पहला पार्ट कहता है, क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, है ना, जिसको वाक स्वतंत्रता बोलते हैं, है ना, व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये दो बात कही जाती है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, ये दो स्वतंत्रता की बात करता है। अर्थात कहता है कि याद रखिएगा सबसे पहले कि ये नागरिकों के लिए है, केवल, है ना, नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार है ये, केवल नागरिकों को। तो कहता है कि नागरिकों को बोलने की व अभिव्यक्त करने की आजादी है। राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं।
तो ये नागरिकों को आजादी है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों तो एक ही चीज है। सामान्यतः तो लोग यही समझते हैं एक चीज है, पर दोनों में बहुत अंतर है। अभिव्यक्ति बहुत बड़ा शब्द है और वाक बहुत उसकी तुलना में छोटा शब्द है। देखिए, दोनों कहीं ना कहीं अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका है। अभिव्यक्ति भी वही है, अपने विचारों को प्रकट करना, और वाक भी है, अपने विचारों को प्रकट करना। पर दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि मान लो मुझे गुस्सा आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, गुस्सा बोल के भी जाहिर कर सकता हूं कि भाई मुझे गुस्सा आ रही है, मुझसे दूर रहो। तो ये हो गया बोल के मैंने अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन एक हो सकता है ना, मैं ऐसे आंखें दिखाऊं, या मैं कुछ चीज फेंक के मारूं, या मान लो मैं माथे में काली पट्टी बांधूं। तो जो मैं काली पट्टी बांध रहा हूं वो क्या कर रहा है, मेरा गुस्सा जाहिर कर रहा है। मान लो मैं चुपचाप मौन व्रत धारण कर लूं, नहीं बोलूं, फूफा बन जाऊं, मुंह फुला के बैठा रहूं, तो ये भी मेरा गुस्सा जाहिर कर रहा है ना। शादियों में फूफा बहुत जल्दी बनते हैं, मतलब नाराज हो जाना, और खासकर ये यूपी बिहार में, तो ये भी क्या है, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ना अपना। अब देखो, बोल के भी गुस्सा जाहिर हो सकता है, और एक गुस्सा जाहिर हो रहा है, या तो काली शर्ट पहन लो, विरोध करने का तरीका, या तो मान लो एक तख्ती ले लो, उसमें लिख दो कि मैं आपसे नाराज हूं, तो आपने क्या किया, लिख के विरोध जाहिर किया, है ना। या मान लो पुतला जला दो उसका, जैसे भारत में कई बार नेताओं का पुतला जलाया जाता है, तो क्या हो रहा है, अपने विचार ही अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, बस उसका तरीका अलग है। बात समझ आ रही, अपने विचार ही अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, बस उसका तरीका अलग है। तो दोस्तों, दोनों में अंतर समझ में आया। दोनों विचार ही व्यक्त करते हैं, पर एक बहुत सीमित है, जैसे वाक बहुत सीमित है, आपको केवल बोलने बस के लिए कहा गया इसमें। लेकिन ये क्या है, अभिव्यक्ति बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें कहा गया आप बोल भी सकते हो, आप चुप रह के, आप लिख कर, है ना, आप कोई मान लीजिए चले शारीरिक आकृति बना के कह सकते हो, है ना, आप चुप रह के भी अपनी बातें कह सकते हो, जैसे आंख दिखा के, है ना, रो के, और आमरण अनशन करके। कई लोग भाई चुप होके बैठ जाते हैं, लोग नाराज हैं, केजरीवाल जी इसमें बिल्कुल पीएचडी लिए हुए, है ना। तो ये चीजें कई तरीके से होती हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो देखो, हमारे संविधान निर्माता इस मामले में बहुत आगे थे। हमने ये शब्द तो यूएसए से लिया, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, और देखिए इसके बाद हमने ये अपने तरीके से जोड़ा, है ना। ये हमारे संविधान निर्माताओं का आविष्कार था। यूएसए में तो केवल बोलने बस को कहा गया है, हमने उससे एक कदम आगे बढ़े कि लो, उससे भी बड़ा हम ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हैं, अपने नागरिकों को और मजबूत बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि राज्य लिखने से मना कर दे। अगर हमने अभिव्यक्ति शब्द लगा दिया तो इसमें, जैसे मान लो मैं ये कहूंगा अभिव्यक्ति ये वर्ड है, तो बोलना, लिखना, है ना, पुतला जलाना, चुपचाप रहना, उसके सब अंदर आता है। ठीक, स्पीच हो गया, साइलेंट हो गया, मालूम चला प्रिंटिंग के द्वारा कुछ लिख के गुस्सा जाहिर करना, कुछ पहन के गुस्सा जाहिर करना, जैसे ब्लैक हो गया, पुतला फूंक के, या अपने विचारों को कैसे भी व्यक्त करना। हमने बहुत बड़ा टर्म यूज किया। तो ये आपको मैंने बताया पहले कि ये शब्द तो हमने यूएसए से लिया स्पेसिफिक, पर ये शब्द हमने खुद से जोड़ा, और ये शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है अपने आप में। अभी इसकी मैं व्याख्या करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो आर्टिकल 19 का जो पार्ट 1 है वो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे देश को आजाद कराने में, है ना, या देश की आजादी का महत्व समझिए क्या है कि एक समय ब्रिटिश शासनकाल में लोग बोल नहीं पाते थे अपने मन की बात, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद है आपको, कि लोग पेपर नहीं पब्लिश कर पाते थे अपने मन का, अपने मन के विचार नहीं अभिव्यक्त कर पाते थे, अपने मन की किताबें नहीं लोग लिख पाते थे। वो सब चीजें खत्म हुई जब ये आया, है ना। राज्य को सीमित कर दिया कि राज्य नहीं रोक सकता अब नागरिक को। और आपको मन में लगता होगा ऐसा क्यों किया जाए भाई, तो याद रखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप खुद सोचिए, यदि आपके घर में आपको बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे, तुम कोई अपना गुस्सा भी नहीं जाहिर कर सकते, तुम अपना प्यार भी नहीं जाहिर कर सकते। भाई प्यार भी तो विचार है, गुस्सा भी तो विचार है।
तो भाई क्या हालत होगा तुम्हारा। अब सोचो, आप अपने घर में हो और अपने घर में आप मशीन की तरह रहो, ना तो अपना प्यार जाहिर कर सकते हो, ना गुस्सा, ना कोई भी भाव, है ना। आपको खाना अच्छा लगा हो आप बता नहीं सकते, बस खाओ जाओ। आपको खाना बुरा लगा हो आप बोल नहीं सकते। आप घर में किसी मामले में कोई निर्णय नहीं दे सकते, घर में किसी के बारे में कोई बुराई नहीं कर सकते। तो आपका क्या हाल होगा। आप कुछ दिन बाद उसी घर से अलग होने लगोगे, कहोगे कैसा घर है यार, ये घर है कि जेल। अरे भाई जेल से भी बदतर हो गया। जेल में आप बोल तो सकते हो, सुनने वाला कोई नहीं होगा, वो अलग बात है ना, या धीरे धीरे। लेकिन मान लो ऐसा घर अगर हो जाए तो आपका कोई विकास होगा, कोई विकास नहीं होगा, ना आपका घर से कोई लगाव रह जाएगा। तो ऐसे ही देश के साथ है। अगर मान लो आपको बोलने के सारे अधिकार छीन लिए जाएं, आपके विचार ही नहीं अभिव्यक्त हो, तो क्या हाल होगा आपका, है ना। कभी समझिएगा ये हालत चीन के संबंध में, कभी समझिएगा ये हालत उत्तर कोरिया के संदर्भ में। उत्तर कोरिया में नहीं है अभिव्यक्ति, आप वहां के जो सम्राट है ना, चिंगचोंग क्या नाम है उसका, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही। तो ये चीजों से जब तुलना करेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि अधिकार क्या है, कितनी बड़ी बात है ये अधिकार। अभी ये अधिकार को तो मैं और अभी एक्सप्रेस कर रहा हूं, इसके आगे चल रहा हूं अभी, है ना। तो इस तरह चीजें समझिए आप। देखिए जब कोई चीज फील ना हो ना, तो उसको अपने घर से जोड़ा करिए, उसको एक उदाहरण के थोड़ा समझने की कोशिश किया करिए। जैसे मैंने उत्तर कोरिया का उदाहरण दिया, चीन का उदाहरण आपको दिया। अब आपको यह भी तो समझना है ना कि मूल अधिकार का मतलब क्या है, विकास। आपका विकास कब होगा, जब अपने आप विचार अभिव्यक्त कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने एक नियम खोजा, वो नियम क्या है कि ईश्वर होता ही नहीं है, मान लो मैंने खोजा। अब मान लो ईश्वर नहीं होता, मैंने खोज लिया, अब मैं इस किताब को पब्लिश कर पाऊंगा क्या अगर आर्टिकल 19 नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने विचार ही नहीं व्यक्त कर पाऊंगा। और जब मैं विचार नहीं व्यक्त कर पाऊंगा तो मैं इस रिसर्च में काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो ना तो इस देश का विकास होगा वैज्ञानिक, है ना, और ना ही मेरा विकास होगा, क्योंकि मैं अपनी बात ही नहीं बोल पा रहा कुछ। मैं इतना पढ़ा, इतना रिसर्च किया, लेकिन मैं बोल कुछ सकता ही नहीं हूं। कई मामलों में ऐसा हो सकता है ना। बस चुप रहो। याद करिए, अगर आर्टिकल 19 ना होता तो कभी कोई मूवी नहीं बन पाती, वही मूवी बनती जो स्टेट का मन होता ना। आप ऐसी कोई मूवी नहीं बना सकते थे जो स्टेट के खिलाफ हो, क्योंकि भाई मूवी क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार है ना। एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर अपने आइडियाज ही तो क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। वो खुद से नहीं बोल के करके मूवी के द्वारा बोल रहा है ना। जैसे आप याद करो, जब पद्मावत वाली घटना हुई थी तो कई लोग कहे थे कि पद्मावत को रोक दो, क्योंकि ये एक विशेष धर्म का को मानसिक रूप से उनके साथ गलत कर रही है। लेकिन फिर क्या कहा गया कि ये अभिव्यक्ति का अधिकार है, उन्हें बोलने का अपना अधिकार है, उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। बात समझ में आई। तो चलिए अब आर्टिकल 19 को और समझते हैं, है ना। आर्टिकल 19 या ये कहिए जो वाक अभिव्यक्ति है ना, ये किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, किसी भी लोकतंत्र की जान होती है ना। अब बताओ लोकतंत्र होता क्या है। तानाशाही से बिल्कुल अलग होता है ना। तानाशाही में क्या होता था, तानाशाही में एक आदमी बोलता था और पूरी जनता सुनती थी, केवल यही बस डिसीजन लेगा, यही सब कुछ बोलेगा, है ना। इन पूरी जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता था। लोकतंत्र में क्या होता है, सब आपस में बात करते हैं, है ना, सब आपस में बोलते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। तानाशाही में तो ऐसा नहीं होता था, है ना। अब तानाशाही को अगर हम खत्म कर रहे हैं और लोकतंत्र को ला रहे हैं और साथ में कहेंगे किसी को बोलने की आजादी नहीं है, तो ऐसा कैसा लोकतंत्र भैया। लोकतंत्र तो तभी होगा ना जब सबको बोलने की आजादी होगी। अगर मान लो बोलने की आजादी नहीं तो कैसा लोकतंत्र। तो आप कहोगे सर अब समझ में आया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। अरे भाई जब आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर वो कैसा डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बहस, है ना, किसी भी बात में डिबेट होना। डिबेट कब होगी, जब सभी को बोलने का अधिकार होगा। अगर बोलने का ही अधिकार नहीं है तो किस मतलब का और डेमोक्रेसी। जैसे मान लो चुनाव के टाइम डिबेट हो, उसी के आधार पे तो हम मतदान करते हैं,
न्यूज में आप देखो क्या होता है, एंकर बैठ के डिबेट करते हैं। अब जो इस समय की डिबेट्स है वो तो बर्बाद करने वाली है ना, लेकिन साधारणतः जब अच्छे क्वालिटी की डिबेट होती है तो उसी के आधार पे तो हम अपना चुनाव का और रणनीति बनाते हैं कि हम किसको वोट देंगे, उसी के आधार पे तो हम सब निर्णय लेते हैं। तो ये सब ही नहीं रहेगा तो किस मतलब का लोकतंत्र, ना तो अच्छे से चुनाव हो पाएगा कोई। बात समझ में आ रही? ये थोड़ी डीप बातें हैं, इनको समझिएगा, महसूस करिएगा कि बोलने से कितने फायदे होते हैं। अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो न्यूज़पेपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर भी क्या है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है ना। और याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। याद करिए कि पहले क्या नियम होता था, पहले यह नियम होता था अंग्रेजों के समय में कि अगर आपको न्यूज़पेपर छापना है तो पहले आप सरकार को दिखाओ, फिर सरकार परमिशन देगी उसको, भाई चलो छाप दो, सही है, फिर वो आता था। तो भाई जो सरकार चाहेगी केवल वही छपेगा, है ना। सेंसरशिप जिसको बोलते हैं, सेंसरशिप यही होता था कि पहले सरकार परमिशन देगी फिर छपेगा। अब इसको जो फिल्मों का सेंसरशिप है उससे मत कंपेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो फिल्मों के लिए सेंसरशिप शब्द यूज किया जाता है ना, वो अलग मतलब है। उसका यह मतलब होता है कि जब आप एक फिल्म बना लोगे तो एक बोर्ड को दिखाओगे, और उस बोर्ड का उद्देश्य, है ना, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसके अनुसार उस बोर्ड का उद्देश्य फिल्म को रोकना नहीं होता, यह देखना होता है कि फिल्म में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समाज को गलत दिशा में ले जाए। उसका उद्देश्य उचित होता है, तो वो केवल वो देखती है कि कोई जो फिल्म बनाई गई है उस फिल्म में कुछ गलत तो नहीं कहा गया। अगर सब चीजें सही हैं तो उसे फिर परमिशन मिल जाती है। तो उस सेंसरशिप का अलग मतलब है, और सेंसरशिप हम जो यूज करते हैं ना फिल्म के लिए, वो अलग शब्द है। अभी आप बस ये समझिएगा जो वास्तविक सेंसरशिप का मतलब क्या था, कि पहले जैसे न्यूज़पेपर छपा, और न्यूज़पेपर छप के पहले वहां की सरकार को दिखाना होता था। अब सरकार का मतलब प्रधानमंत्री को नहीं दिखाना होता। प्रधानमंत्री मान लो हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त कर दे कि इसको दिखाकर ही न्यूज़पेपर छाप सकते हो। तो ये कोई आज़ादी है क्या बोलने की? जब ये आज़ादी नहीं है बोलने की तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? न्यूज़पेपर नहीं छप पाएंगे, और जब न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे तो किसी को कोई वास्तविक रूप से जानकारी ही नहीं मिलेगी। फिर बताइए रह जाएगा लोकतंत्र? ना लोकतंत्र रह जाएगा, ना किसी का मानसिक विकास होगा, क्योंकि सही जानकारी ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है। मैंने आपको दो उदाहरण दिए, मूवी वाला उदाहरण दिया, मैंने आपको न्यूज़पेपर का उदाहरण दिया। अब और देखिए, समझिए, जो आप ना राइट टू इंफॉर्मेशन यूज करते हो वो भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन यूज करते हो आप, वो भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। कैसे? अच्छा, मुझे आप एक चीज ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खाना खाने का अधिकार है ना, खाना खाने का अधिकार है, लेकिन मैं ये कह दूं कि सब्जी खरीदने का अधिकार नहीं है। सब्जी नहीं खरीद सकते आप, ना सब्जी उगा सकते हो, ना सब्जी किसी से ले सकते हो। तो ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आप सब्जी उगा नहीं सकते हो, सब्जी खरीद नहीं सकते हो, सब्जी ले नहीं सकते हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका यह मतलब हुआ कि ये अधिकार सब फर्जी है, क्योंकि ना आप सब्जी ले सकते हो, ना उगा सकते हो, ना खरीद सकते हो, तो फिर कहे से खाओगे सब्जी आप? तो ये कहा गया ना कि खाना खाने का अधिकार वास्तव में कुछ रहा ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जब तक ये तीन अधिकार नहीं मिलेंगे आपको तो ये अधिकार मिलेगा ही नहीं। या ये भी कहा जा सकता है ना कि आपको खाना खाने का अगर अधिकार दिया गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह भी मतलब हुआ कि आपको सब्जी उगाने का अधिकार है, आपको सब्जी खरीदने का अधिकार है, और आपको सब्जी लेने का अधिकार है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खाना खाने का अधिकार है तो उसमें ये तीन बातें अपने आप अंतर्निहित हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? मतलब ये सब चीजें एक साथ होंगी तभी पॉसिबल है ये वास्तविक रूप से अधिकार। तो ऐसे ही आप ये बताओ, ये बात आपको अगर समझ में आ गई, है ना, तो ये बताओ कि बोलोगे आप कब? आपको बोलने का अधिकार कब होगा? बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलने के लिए चाहिए सूचना। जैसे खाना बनाने के लिए सब्जी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए सब्जी चाहिए होता है, तो वैसे ही
बोलने के लिए सूचना चाहिए। जैसे मान लो मुझे बोलना है प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के बारे में बोलना है, और मुझे संविधान ने यह अधिकार भी दिया हुआ है कि आप बोल सकते हो। तो इस अधिकार में यह भी तो अंतर्निहित है कि मुझे प्रधानमंत्री के बारे में सूचनाएं मिले। बात समझ में आई? तो जब मुझे बोलने का अधिकार दिया गया है तो मुझे उसके साथ यह भी अपने आप मिल गया कि मुझे सूचना भी मिले। जब तक सूचना ही नहीं मिलेगी तो मुझे अधिकार कैसे मिलेगा? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना? तो जब तक मुझे सूचना नहीं दी जाएगी तो मुझे कैसे बोलने का अधिकार मिलेगा? वास्तविक रूप से नहीं होगा। अगर मुझे सूचना नहीं मिल रही तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ आप? है ना? तो वही है कि सब्जी उगाने का अधिकार है नहीं तो सब्जी खाने का कैसा अधिकार? तो सब्जी उगाने का अधिकार होगा तभी सब्जी खाने का अधिकार होगा। या ये कहिए कि सब्जी खाने के अधिकार में सब्जी उगाने का अधिकार है। तो वैसे ही बोलने के अधिकार में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसी से कहा गया कि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है। जो आरटीआई हमें कानून के द्वारा मिला हुआ है ना, उसको मूल अधिकार माना गया है। इसी के थ्रू कि हमें जब भैया बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है तो उसी में ये अंतर्निहित है, उसी में यह बात इंक्लूड है कि हमें सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। दोस्तों, मैंने जो अभी आपको लाइन बताई ना कि आरटीआई कैसे 19(1) से निकलता है, यह बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा कि ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये वाकई आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। ना विश्वास हो तो आपको खुली आजादी है, आप पूरा YouTube देख लेना और कहीं भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा। जो आपको अच्छी चीज मिलती है ना, उसका महत्व तो समझा करो। क्लियर? ठीक। लोग जोड़ ही नहीं पाते, बस पढ़ लेते हैं कि आरटीआई आर्टिकल 19 से मिलता है, लेकिन मैंने जो आपको उदाहरण दिया सब्जी वाला याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसमें और कौन कौन सी चीज आती है। जैसे मैं कहूं पुतला जलाने का अधिकार है ना, जैसे मान लो मुझे पुतला जलाना है तो ये भी मेरा अधिकार है, मैं किसी का भी पुतला जला सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति। और जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं किसी से फोन में बात कर रहा हूं और कोई मेरे फोन को टैप करे, अगर मुझे ये मन में डर आ गया कि यार मैं फोन में बात करता हूं, मैं मैसेज करता हूं और इसको कोई भी पढ़ सकता है, तो ये बताइए मैं बात करूंगा फोन में? नहीं करूंगा ना। मैं मैसेज करूंगा? नहीं करूंगा ना। मान लो मैं लेटर भी भेजता हूं और लेटर कोई भी पढ़ सकता है तो मैं नहीं भेजूंगा। तो अगर राज्य कोई ऐसा काम करता, अगर स्टेट कोई ऐसा काम करता है कि मेरे फोन को टैप करता है, मतलब मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्तों से और भारत सरकार उसको टैप कर रही है ना, तो कहने का क्या मतलब, जैसे मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों बात कर रहे हैं, अब इसको टैप किया जा रहा है, अर्थात पूरी चीजें सुनी जा रही हैं और ये बात मुझे शंका हो गई कि मेरी जानकारी ली जा रही है, तो मैं फिर डर जाऊंगा और डर के मैं इसको नहीं कुछ बताऊंगा और इस तरह से मेरे बोलने की आजादी क्या हो गई, सीमित हो गई। अरे भाई, जैसे मान लो आप मुझसे कुछ बताओ और ये हो जाए कि कोई और तीसरा सुन रहा है, तीसरा मतलब स्टेट, तो आप मुझे नहीं बताओगे ना, मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि मुझे डर लगेगा कोई तीसरा ना सुन ले, तो आपकी और मेरी दोनों की बोलने की आजादी कम हो गई ना, जबकि मूल अधिकार तो हमें दिया है कि बोलने की आजादी है और राज्य इसको सीमित नहीं कर सकता। अब आप समझिए कि अगर आपका फोन टैप करता है राज्य, स्टेट, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों कहोगे कि एक तरफ तो हमारे संविधान ने क्या दिया है, आर्टिकल 19(a), जिसमें हमें बोलने की आजादी है, पर ये ना स्टेट हमारी बात सुनता है जिसके कारण हमारे मन में डर है, हमें बोलने की आजादी कम कर रहा है हमारी, इसलिए भैया ये फोन टैप नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 19 को हमने क्या समझा, अभी 19 का पार्ट 1 देख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल 19 के हमने सूचना का अधिकार कैसे निकला, है ना, प्रेस जो न्यूज़पेपर है उसको कैसे, हमारे में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कैसे डिफाइन की गई है ना, क्योंकि प्रेस मतलब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति, है ना, लिखित अभिव्यक्ति है तो अभिव्यक्ति ही ना कोई। अच्छा ये बताओ, मैं कहूं मुझे चुप रहना है, मौन शांत रहना है, क्या ये आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में आएगा? तो आप कहोगे हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की आजादी।
अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करना। अब दोनों की है, देखिए सना, बोलने की भी है और चुप रहने की भी है। चुप मतलब कैसे? अब भाई मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति मतलब मैं अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हूं, और मैं मान लो चुप रह के ही करना चाहता हूं, मान लो मैं मौन रह के ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हूं। कई लोग करते ही हैं मौन रह के, फूफा बन जाते हैं, नहीं बात करते। तो भाई ये चुप रहना, ये मौन रहना है ना, मौनी बाबा, ये क्या है? एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही तो है। तो चूंकि हमारे संविधान ने मूल अधिकार हमें दिया है अभिव्यक्त करने का, तो हमारा मौन रहना भी हमारा मूल अधिकार है। अगर हम चुप हो जाए ना तो हमसे कोई बुलवा नहीं सकता। हम कह देंगे कि आर्टिकल 19 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? और क्या क्या इसमें है? जैसे मैं कहूं कि मुझे अनशन करना है ना, तो अनशन भी क्या है? अनशन एक प्रकार का क्या है? विरोध दर्ज करने का तरीका है ना, विरोध दर्ज करने का है ना, अर्थात दर्ज मतलब विरोध को अभिव्यक्त करने का। तो अनशन भी केस में आएगा, आर्टिकल 19 के पार्ट ए में आएगा। याद रखिएगा, अनशन की बात कर रहा हूं मैं भारत बंद का जो ऐलान कर दिया जाता है, जो हड़ताल कर दी जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा। इसको नहीं माना गया इसमें, क्योंकि यह गलत है। अनशन बस सही है। अभी आपको बताऊंगा कि क्यों गलत है, आगे अभी चर्चा करेंगे क्यों गलत है। अभी हमने केवल यहां तक पढ़ा। अभी देखिए, आज हमने केवल 19 का पार्ट 1 पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 19 के बाकी चीजें पढ़ेंगे और फिर उसके आगे चलेंगे, है ना। जो भी आपके मन में सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप ऑफिस में फोन कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा कि आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी चीजें खुद से समझनी होगी, पढ़नी होगी, तभी चीजें समझ में आएंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं, पर देखिए ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बता दूं, है ना। आपको भी अपना एफर्ट देना होगा थोड़ी बहुत। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी दोगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।